नमस्कार, स्वागत है आप सबका म्हारी माटी म्हारे लोग में। और आज हमारे साथ हैं हरियाणा की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खेलों में भी नाम कमाया है और लेखन में भी। तो हमारे साथ हैं अनुराधा जी। कुछ लोग इनको अनुराधा बेनीवाल के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इनको अनुराधा सरोज के नाम से जानते हैं। तो अनुराधा, आपका जो खेल का हम पहले बात करें तो आप शतरंज खेलती हैं। बड़ा अनयूजुअल खेल है हरियाणा के लिए, और ख़ासकर जिस धरती से आप बिलोंग करती हैं, रोहतक के एरिया से, क्योंकि वो पावर के बारे में ज़्यादा जाना जाता है, पावर के खेलों के बारे में, ताकत के खेलों के बारे में। ये शतरंज की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? नमस्कार, राम राम। थैंक यू फॉर द इनविटेशन, यहाँ पे बुलाने के लिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए। शतरंज यूँ हुआ कि जैसे आपने बताया कि खेलों में तो हमारा रुझान है ही, लेकिन पावर वाले खेलों में है, जिसमें ताकत वाले खेलों में। तो मेरे पापा का भी शुरू में, पापा रेसलर हैं, उनके जो भाई हैं वो भी रेसलर हैं, हमारी रेसलर्स की फैमिली है। तो उन्होंने भी मेरे को रेसलिंग में डालने की सोची कि रेसलिंग करेगी बिटिया भी, पर मैं थी कमज़ोर सी बालक। तो अब देख के तो नहीं लगता ऐसा? नहीं, अब तो मैं काफ़ी हट्टी कट्टी हो गई हूँ। तो बचपन में मैं कमज़ोर सी बालक थी, लेकिन पापा का ये था कि भी कुछ स्पोर्ट्स कराएंगे, अब रेसलिंग कुश्ती नहीं तो कुछ और। तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज में, और हम रहते थे भीम स्टेडियम के पास। तो मेरे पापा ने पूरी कोशिश की कि कुश्ती नहीं तो फुटबॉल, नहीं तो बास्केटबॉल, नहीं तो बैडमिंटन, और सारे खेल, स्विमिंग, सारे खेल, जिम्नास्टिक भी करी मैंने। तो उन्होंने सब खेलों में अपना जोर लगाया, लेकिन मैं वही गिरती पड़ती, और मेरा किसी में भी रुझान नहीं था। लेकिन पापा का शुरू से ये था कि भाई खेलों में करेंगे, स्कूल तो देख ही जाएगी, स्कूल तो सब जाते हैं, पर जैसे आपको पता है यहाँ पे जैसे खेलों का कल्चर है। तो एक बार हमारे घर पे एक अंकल जी आए हुए थे, भला उन अंकल जी का, उन्होंने हमें शतरंज दिखाया कि ये भी एक खेल होता है। उससे पहले हमें नहीं पता था कि बोर्ड गेम भी कोई सीरियस खेल हो सकता है। लूडो पता थी, सांप सीढ़ी पता थी, चौपड़ खेलते थे। उस वक्त के हिसाब से ये टाइम पास ज़्यादा था, नॉट खेल था, ये सच में खेल है। खेल है जिसमें टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें ओलंपिक होता है, उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वो नहीं पता था कि बोर्ड गेम भी कोई ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने वो सिखाया और कहा कि भी इसकी भी टूर्नामेंट्स होती हैं। तो मेरे को वो जम गया कि ये सही है, इसमें ना भागना ना दौड़ना, बैठ के खेलना, बुद्धि का खेल था। तो बस मैंने ऐसे चेस शुरू कर दी, और मेरा उसमें रुझान बन गया शुरू से ही। एक तो खेल, भागने दौड़ने से छुट्टी मिल गई। मतलब शारीरिक ताकत या शारीरिक श्रम से बच के आपने बुद्धि के श्रम पे ज़्यादा ध्यान दिया। बिल्कुल ऐसे ही करा कुछ। और फिर हम भिवानी में रहते थे, वहाँ पे लकीली बहुत अच्छे चेस प्लेयर्स भी थे। तो शुरू में मैं आपको बताऊंगी एक किस्सा। तो शुरू में पापा वहाँ पे जो बाज़ार है भिवानी का, वहाँ पे महावीर श्राफ करके एक बड़े अच्छे प्लेयर होते थे। तो पापा ने सब पता किया कहाँ पे अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि मैं खेलने लगी जल्दी, पापा को हराने लगी। पापा को पता था इसकी स्टेट टूर्नामेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, सोचा इनको थोड़ा और खिलाड़ियों से मिलवाया जाए, सीखा जाए। पापा को रेसलिंग का तो सारा पता था, लेकिन चेस कहाँ सीखी जाती है वो उनको नहीं पता। तो पता किया, वो महावीर श्राफ के घर हम गए, तो वहाँ पे वो चेस खेलते थे। उनकी ऐसे, मतलब वो अपने दुकान थी नीचे उनकी सुनारों की, और ऊपर उनका ऐसे महफिल जमी रहती थी, चेस खेलते थे सब लोग। तो फिर पापा मेरे को लेके गए वहाँ पे कि भी हमारी बिटिया है और इसको चेस आप सिखाओ। तो महावीर जी ने पूछा, आपका नाम क्या है? भैया अनुराधा बेनीवाल। जाटो हर दिमाग का काम करेगी। तो काफ़ी फ़नी था वो, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और फिर महेश तंवर सर थे, उन्होंने मेरे को सिखाया, और मेरे को कोचेस बहुत अच्छे मिले जो बिल्कुल फैमिली जैसे थे। सो आई यूज्ड टू गो एवरी डे। पापा मेरे को वहाँ बाज़ार में लेके जाते थे, और ऐसे 2-3 घंटे। और जब मैं 6 साल की थी, सो तब से उन्होंने शुरू किया, और दैट्स वन थिंग लेड टू अनदर। लेकिन ऐसे समाज बदल रहा है कि लोग जो परंपरागत रूप से जिस काम में नहीं थे वो दूसरे काम में आ रहे हैं। इवन हमारे भी बैच में 2 भाई थे, जिसमें एक ने तो कॉमनवेल्थ खेला है, और दूसरे इस वक्त में कुश्ती के कोच हैं हरियाणा सरकार में, और वो काफ़ी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुश्ती के कोच के रूप में जाते हैं, और वो बनिया कम्युनिटी से हैं। तो लोग बड़े अचरज से देखते थे, भाई बाणियार पहलवान। तो ऐसे ही आप जाट कम्युनिटी से होकर आप शतरंज दिमाग के खेल से करें, बड़ी कमांडेबल बात है। इसी शतरंज के शौक को आपने कहाँ तक पहुँचाया? खेलने तो मैं लगी थी 6 साल की थी जब, तो पहला जब टूर्नामेंट में खेला मैंने, वो खेला पटियाला में,
नॉर्थ जोन का टूर्नामेंट था पहला, जो नेशनल स्टेट से बाहर निकल के जो खेला। अंडर 18 गर्ल्स था, मैं 7 साल की थी और मैं थर्ड आई उसमें, और मैं 2-3 चेयर टेबल तक पहुंचने के लिए 2-3 चेयर रख के खेलना पड़ता था मेरे को, एक के ऊपर एक चेयर। तो दैट वाज, पापा वाज वेरी हैप्पी कि उनको लगा कि इसमें स्कोप है। तो बस फिर बहुत साल तक चेस खेला, मैं इंडिया चैम्पियन बनी सब जूनियर्स में, अंडर 16 में, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली। तो 10-12 साल बहुत सारी टूर्नामेंट्स खेले, हंड्रेड्स ऑफ नेशनल टूर्नामेंट्स एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। उसके बाद मैंने चेस एज अ प्रोफेशन खेलना, टूर्नामेंट्स खेलना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को चॉइस, मतलब एक स्टेज आती है जब आपको चूज़ करना होता है 12वीं के बाद आप खेलोगे या पढ़ोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको you have to make up your mind. And I decided I'd go to the university, and I went to Delhi University. And so मैंने फिर कई साल तक 8-10 साल बिल्कुल चेस एज अ, मतलब यूनिवर्सिटी की टूर्नामेंट खेली, लेकिन जो पहले जितना वो था वो नहीं किया, मतलब प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स खेलना छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल रिसेंटली आई हैव मूव टू लंदन, और वहाँ मैं 5 साल से हूँ लंदन में, लेकिन 3 साल से मैं अपनी खुद की कंपनी चला रही हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को चेस सिखाती हूँ। सो वी टीच इन डिफरेंट स्कूल्स। एंड खेड़ी महम की छोरी लंदन में, है ना, शतरंज सिखाती है, अरे वो भी गोरियां के बालकन है, वाह। जी ऐसे ही कुछ। नहीं, बहुत इंस्पिरेशनल है ऐसा सुनना, और खासकर वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं कि वो हो सकता है आपके बच्चा घना मोटा तगड़ा ना हो, और वो साक्षी मलिक जैसा या फोगाट सिस्टर्स जैसा बच्चा पहलवान ना बन पा रहा हो, तो आप अपनी बेटियों को इस ढंग से भी मोल्ड कर सकते हो कि ऐसी रुचि जहाँ बुद्धि का जो काम है वो हो, और उसमें भी किस हद तक आसमान छूने की बात है कि खेड़ी महम से जिनके रूट्स हैं वो वहाँ से निकलते हुए अब लंदन में ये शतरंज सिखा रही हैं और उसकी कंपनी चला रही हैं। वाह, बहुत ही इंस्पिरेशनल है ये बात। थैंक यू। इनमें मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि बुद्धि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत शार्प हो तो आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, फिजिकली भी आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो तो आप आर्टिस्टिक हो सकते हो, आप पेंटर हो सकते हो। तो किसी भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये शारीरिक कमज़ोरी है तो अगर इतना हेल्दी नहीं है या इतना ताकतवर नहीं है तो कुछ कोई करियर नहीं है, या फिर बुद्धिमान इतना नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर कोई वो नहीं। तो आर्ट है, इतने सारे प्रोफेशंस हैं, इतने सारे, अगर लगन लगा के कोई भी आप काम करोगे तो उसमें आप एक्सेल कर सकते हो। अच्छा, आपका एक किरदार और भी है, आप दुनिया भर में घूमती हैं, और मैं ही मानता हूँ कि काफ़ी सारे युवा बच्चों के लिए और खासकर लड़कियों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हरियाणा से जुड़े लोग घुमक्कड़ कम रहे। हरियाणा में मैं अपने अनुभव से मानता हूँ, लोगों को देखता हूँ, जैसे मैंने समझा कि हमारे यहाँ सबसे फालतू धरती पकड़ लोग पाए जाते। ये मतलब कोई शादी ब्याह रिश्ते के कारण तो बेशक 20-22 किलोमीटर दूर चले जाए, अदरवाइज जाया नहीं करते, या किसी पॉलिटिकल रैली में दिल्ली तक जा सकते है ना। सांपले के लोगों को भी एक जमाने में चौधरी देवीलाल ने रैलियों के बहाने दिल्ली दिखाई थी, जो उनसे सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर थी। तो आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हुए, ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए आप दुनिया भर में ट्रैवल करती हैं, ये रुचि कैसे आई? हाँ, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली जब मैं चेस खेलती थी तो मेरे को घूमना पड़ता था, क्योंकि सारी टूर्नामेंट साउथ ऑफ इंडिया में होती थी, केरला में, चेन्नई में या फिर कैलकाटा में, तो सारी टूर्नामेंट्स दूर दूर होती थी तो घूमना पड़ता था। इनफैक्ट मेरे को घूमने से अवर्जन हो गया था, नफरत हो गई थी, क्योंकि यू टेकिंग द ट्रेन सेकेंड क्लास, आप उसमें जा रहे हो और इतना दूर दूर 2-2-3-3 दिन का सफ़र कर रहे हो। और फिर वहाँ पे जाके खेल रहे हो, एक प्रेशर है, फिर वापस आ रहे हो उसी ट्रेन में बैठ के 2-2-3-3 दिन। तो it wasn't something that I enjoyed. It wasn't something I thought I will do when I grow up. तो it's quite interesting even to myself कि मैं कैसे अब पूरा घूम रही हूँ. But some things changed. Like after I quit chess, I stopped traveling completely. तो उसके बाद एक ऐसा है कि वो घूमने का एक बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। मेरे को रेलों से नफरत हो गई थी कि मेरे को रेल में ही नहीं बैठना, क्योंकि मैं इतना मैंने शायद 15-20 बार केरला गई हूँ उस 6-7 साल के पीरियड में, बिकॉज एवरी टूर्नामेंट वाज इन केरला। बट देन आफ्टर आई क्विट प्लेइंग चेस आई स्टॉप ट्रैवलिंग। मतलब मेरे को ट्रिप्स भी लेने पसंद नहीं थे कि लेट्स गो टू गोवा और लेट्स गो टू शिमला, आई वुडंट ट्रैवल। बट there was no dream of becoming a traveler, but it's only when I moved to Pune and I started working
एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट, ऐसा कुछ एक ट्रिगर नहीं है कि, और या ऐसे कोई एक ड्रीम नहीं था. So there was one time that I was not very happy with my job, and I thought I want to take a break. And I didn't have a lot of money, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, but I wanted a break. And I thought I wanted a break from personal life also. So I thought personal reasons and professional reasons that I wanted to get out of that space that I was living in. And I took a trip to Jaisalmer. और मुझे घूमने का पहले ये भी था कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत पैसे होने चाहिए, पैसे वाले घूमते हैं, मतलब मिडिल क्लास हम जैसे लोग तो धर्मशालाओं में या वैष्णो देवी या हरिद्वार उतने ही ट्रिप करते हैं, बट टू बी एबल टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड उसके लिए तो आपको बहुत पैसा होना चाहिए. ये एक इमेज भी थी दिमाग में. लेकिन जब मैंने पहला ट्रिप लिया अपना वो ब्रेक के लिए जैसलमेर, सो आई मेट सम अमेजिंग वुमेन ट्रैवलर. वो लड़कियां बैकपैकर्स थी और दे डिड नॉट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली. दे वर ऑल लाइक कोई मतलब टीचर है, कोई छोटा मोटा कोई जॉब कर रही हैं, वो बहुत रिच नहीं है और वो पूरा दुनिया ट्रैवल कर रही हैं. एंड दे वर अलोन एंड दे वर ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड. हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि महिला और वो भी अकेली पूरी दुनिया घूमने, और वो ऐसे कोई बहुत नहीं कि शॉफर ड्रिवन कार्स में है, रोड पे ही चल रहे हैं, बस ही ले रही हैं, ऑटो ही ले रहे हैं. सो दैट वाज आल्सो इंस्पायरिंग. वो मेरे को बहुत इंस्पायर किया कि ऐसे भी हो सकता है. दैट विंडो ओपनड फॉर मी. और बट आई जस्ट ट्रैवल्ड एंड आई फिगर्ड कि ये आई वाज वेरी हैप्पी. मतलब आई नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम माय जॉब एंड माय पर्सनल लाइफ एंड दैट मेड मी सो हैप्पी. And I know what decided, like एक मेरे पास बिल्कुल वो रोड है when I knew that अब मुझे ट्रैवल करना है. So I took a cycle. मैंने साइकिल किराए पे ली गांधी चौक से जैसलमेर कुलधरा गांव के लिए. 20 किलोमीटर वो गांव है. और मैं, मेरी दोस्त मार्लूस जर्मनी की थी वो, और एक मेरी दोस्त फ्लाविया वो जापान ब्राज़ील, ऐसे जापानीज़ ओरिजिन बट ब्राज़ील की थी वो. हम तीनों ने वो राइड करने की 3 साइकिल हमने किराए पे ली और हम कुलधरा की तरफ चल पड़े. कुछ ऐसे संयोग हुए रास्ते में, फ्लाविया की तो साइकिल पंचर हो गई और मार्लूस को कहा कि मैं भी वापस जाऊंगी, मैं थक गई हूँ या कुछ हुआ. और दे वेंट, वो ट्रैक्टर पे अपनी साइकिल लेके वापस चले गए. मैं अकेली रह गई कि अब तो जाना, मैं तो जाऊंगी. और रास्ते में आई वाज अलोन, मैं अकेली जा रही थी. बिल्कुल वो जैसलमेर की सड़क है, कुछ उसमें कुछ एग्जॉटिक नहीं था. मैं कुलधरा जा रही हूँ एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी. मैं बहुत खुश थी फॉर नो रीज़न, फॉर नथिंग. आई जस्ट पेडलिंग दैट बाइक, एटलस साइकिल, एंड आई एम हैप्पी. तो दैट वाज समथिंग दैट वाज लाइक कि दिस मेक्स मी रियली हैप्पी. मैं इतनी खुशी मेरे को किसी चीज़ में मिली नहीं थी पहले. एंड दैट टाइम आई न्यू कि दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू. उसके बाद फिर मैंने पूरा इंडिया पहले घूमा, कश्मीर एंड सिक्किम एंड साउथ ऑफ इंडिया, ऑल बाय माई सेल्फ. एंड तभी भी वर्ल्ड घूमने की नहीं सोची थी, घूमूंगी बट ऐसा कुछ टारगेट नहीं था. बट देन सहयोग कुछ ऐसे हुए कि आई मूव टू लंदन एंड देन आई ट्रैवल द वर्ल्ड. अनुराधा, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, आप डिफरेंट देशों में जाते हैं. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दुनिया में घूमते हैं, आप हरियाणा के ग्रामीण देहात से भी आप जुड़े हैं, क्या कंपेयर कर पाते हैं? हमारा क्या अच्छा है और कहाँ हमारे को सुधार की ज़रूरत है? आई थिंक हमारे पास अच्छी बातें जो हैं वो हैं हमारा आपस में, एक्चुअली वही अच्छी भी वही है और वो गड़मड़ बुरी भी वही है. मतलब हमारा प्रेम है आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, पड़ोसियों का भी और गांव वालों का भी एक जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा है. और वही जुड़ाव नेगेटिव भी हो जाता है क्योंकि फिर वही नोजी भी हो जाते हैं कि भाई वो आपकी मदद, मतलब आपके सुख में भी वो साथ हैं, दुख में भी साथ हैं, बट वो फिर आप में ये भी होता है ब्याह क्यों नहीं होया, बालक नहीं हुई क्वेश्चनिंग, प्रेशर. हाँ, और फिर कित जा रही थी, कड़त आई है, ऑल दैट. तो वो एक गड़मड़ सा है. तो वो कुछ उसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं. आई मिस अ ह्यूमर जो हमारी भाषा, क्योंकि एक भाषा जो है जो आप नई सीख भी लें तो जो भी आपकी जो
आपकी बचपन की भाषा है, जो बचपन की बोली है, जो आपने अपनी दादी के साथ बोली है, उसको आप हमेशा मिस करते हैं। और एक्चुअली जो हंसी, जो खुशी, जो वो भाषा दे सकती है आपको, आई थिंक वो कोई भी सीखी हुई भाषा मेरे हिसाब से नहीं दे सकती है। सो व्हाट आई मिस द मोस्ट इज़ हरियाणवी ह्यूमर एंड हरियाणवी सरकाज़म एंड कॉस्टिक ह्यूमर, जो हमारा एकदम तेज तर्रार जो ह्यूमर है, दैट आई मिस अ लॉट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दुनिया में, आप लंदन में रहती हैं, आप दुनिया भर में घूमती हैं, आप लिखते भी हैं, आपके पास आज के ज़माने में तो मीडिया ग्लेयर्स भी काफ़ी रहती हैं, आप नाउ यू आर ए सेलिब्रिटी ऑफ योर काइंड, फिर भी आप हरियाणा की इस देहातीपन से, इस देहाती भाषा से, बोली से या उसकी अच्छाइयों से आप अप्रिशिएट करती हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उनमें से काफ़ी लोग हरियाणवी के प्रति काफ़ी हे दृष्टि रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। मेरा भी एक जुड़ाव जब शुरू में हुआ, खासकर इनके बौद्धिक इंटरेस्ट से, फेसबुक पे इन्होंने काफ़ी बार हरियाणवी को रेफरेंस लिखते हुए, कभी गीतों का रेफरेंस, कभी कुछ कहावतों का रेफरेंस, कभी किसी गाने की लाइन का। एक बार मुझे याद है कि मैं लक्ष्मी चंद के फैन हूँ, लक्ष्मी चंद के गाने का टाइप का ना आपने रेफरेंस करके डाला था। इन सब रुचियों को अप्रिशिएट करते हुए भी ये सेलिब्रिटी हैं, इन सब को अप्रिशिएट करते हुए भी ये दुनिया भर में घूमती हैं, दुनिया भर में लंदन में रहती हैं, वहाँ पढ़ाती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं ना। कोई भी बोली की अपनी खूबसूरती होती है, और ख़ासकर जैसे इन्होंने कहा कि उसमें सही में जो स्वाद कहते हैं हम ज़िंदगी का, वो कहीं ना कहीं आपकी जो बचपन से जुड़ी चीज़ें होती है उसमें ही ज़्यादा आता है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा हम एक्टिंग सभी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ दिन भर, है ना, अलग अलग बोली भाषाओं में। तो खासकर हरियाणा की जो किलकी है ना, और जो टोंट है हमारे, जो बात बात पे जो काइंड ऑफ सरकाज़म से भी निकलता है ह्यूमर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और मतलब अपना स्वाद तो है ही उसमें, पर उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत है। मतलब जो अगर मेरा जो जुड़ाव अपनी मिट्टी के साथ, अपनी लोगों के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी बोली के साथ, अपने खाने के साथ, अपने लोगों के साथ जो है, वो नॉट ओनली स्वाद के लिए है, वो स्वाद तो है ही है, उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपकी जड़ें हैं वो, मतलब वो एग्जाम्पल दूंगी, आप उसमें उसने आपको स्ट्रॉन्ग रखा है। आप जड़ों को काट देंगे तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जहाँ से भी आप आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि हरियाणा स्पेशल है या यूपी स्पेशल है या बिहार स्पेशल है, कहीं से भी हो सकता है। wherever you come from, those are your roots and it's very important to nurture them. इन्हीं रूट्स पे और इसी जुड़ाव पे एक बात, घटना घटी थी कुछ समय पहले कि हरियाणा में एक बड़ा ही कहीं जातीय संघर्ष कहें या एक सामाजिक संघर्ष बन गया था। वो नाम तो एक खास रिजर्वेशन के आंदोलन का था, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहाँ से मुड़ गया था। उसके अलग अलग रीजन हैं, और वो जो खबर दुनिया भर में फैली, जो बड़ी नकारात्मक खबर थी हरियाणा की छवि के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, उस पर जो आपका एक वीडियो क्लिप आया था, पूरे देश में वायरल हुआ उस वक्त में, वो कैसे हुआ था? That was out of love for my city, my state so much. मतलब क्योंकि वो रोहतक में हुआ, रोहतक मेरा शहर है, सांगी में हम रहते हैं, अभी हमने घर बनाया, वैसे मैं खेड़ी महम की हूँ। सो जो सब वो हुआ वो हमारे ही प्रदेश में हुआ, और मेरे लिए जो सबसे बुरा था वो था हमारे शहर का जलना। उसका कोई भी रीज़न हो वो गलत था। हमारा शहर जो जला, हमारा जो नुकसान हुआ, और नुकसान से ज़्यादा जो एक दूसरे के प्रति नफ़रतें हुई, जो मैं आपने पूछा कि हमारी अच्छी बात क्या है, वो प्रेम है, हम प्रेम से आपस में रहते हैं। सो व्हाट, सामान की भरपाई तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन जो नफ़रतें एक दूसरे के लिए पैदा हो गई कि हम एक दूसरे को जाति देख के दुकानें जलाने लगे, कोई किसकी जला रहा है उससे मतलब नहीं है, बट हम किसी और को नुकसान पहुंचाने लगे जात देख के। सो दैट वाज अनबेरेबल। मतलब मैंने पापा से बात की थी, वो तो गांव में ही थे, मम्मी गांव में थी, पेड़ काट दिए गए थे, हाईवे रोक दिया गया था, दुकानें जल रही थी, लोग डर रहे थे एक दूसरे से, पड़ोसी से डरने लग गया था, गुट बन रहे थे जातियों के अलग अलग। तो न्यू है ना, जब अपना बालक झगड़ता हो, अपने बालक का रोला हो रहा हो, तो आप अपने दूसरे के साथ, तो आप अपने को कहोगे भाई तू, आप दूसरे को कहोगे तो लड़ाई, तो आप उसमें तो फिर आप घी डाल रहे हो।
अपने अपने बालक को समझाया जाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त में कुछ भाइयों के इमीडिएट रिएक्शन ऐसे थे कि भाई जैसे कि हमारी छोरी होकर हमने गुनहगार बता रही है। ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन इनका अच्छा तरीका है कि हमारा ये कल्चर भी है कि हम पहले अपने आले का खोट देखते। कमी आप लड़ाई हो रही और मैं कमी आपके बालक में बताने लग जाऊं तो फिर लड़ाई का वो समाधान तो नहीं है ना। आप अपने अपने आपको कहोगे, फिर अपने अपने भीतर जाओ, बाद में देखे जाओगे गलती किसकी है, पर पहले आप अपने का कान मरोड़ के अंदर करोगे तो और आपका हक भी अपने को कहने का है। अब हक मेरा भी मैं अपने परिवार को कह सकती हूँ, अपने ही समाज को कह सकती हूँ। मेरा हक किसी और समाज के बोलने का भी नहीं है। मैं किसी और की बुराई कैसे करूँ, मेरे को पता ही नहीं। मेरे को तो अपना पता है और अपना ही मैं सुधार भी कर सकती हूँ। तो आई सेड इट। मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई क्या इसके पॉलिटिकल कैनोटेशंस होंगे, क्या इसके सोशल कैनोटेशंस होंगे। इतना सामयिक था वो आपका रिएक्शन, और वो स्कूल में बैठ के बनाया था मैंने, और बिल्कुल जिस क्लास भावना से आया था, जो भावना थी आपकी, जो अंदर का आपका गुस्सा था या जो फ्रस्ट्रेशन थी या वो जो दर्द था, वो उस वीडियो में किसी न किसी रूप से वो डॉक्यूमेंट हो गया था। शायद इसीलिए उसका असर बहुत व्यापक हुआ था। वो बहुत ज़्यादा मोबाइल्स पे पहुंचा, लोगों के रिएक्शन भी आए। रिएक्शन तो हर चीज़ पे हो जाता है, तो उस पर हर ढंग के रिएक्शन भी आए थे। और रातों रात कहीं ना कहीं वो एक मीडिया सेलिब्रिटी बनने की भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर गया। उस पर्टिकुलर दिन में, जिस दिन वो वायरल हुआ, बड़े बड़े चैनल्स आपको फ़ोन कर रहे थे, बड़े बड़े चैनल चाहते थे आपका वर्जन लेना। वो बहुत सारे पॉलिटिशियन जो शायद उस दिन इंतजार में थे अपनी बाइट देने के, उनको भूल के आपको ढूंढ रहे थे। वो क्षण कैसा था? वो एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग ही था, बिकॉज जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रही थी वो ये सिर्फ था कि तुम लड़ना बंद कर दो और अपने अपने घर बैठो, थोड़े दिन शांति करो, जात को थोड़ी देर भूल जाओ। लेकिन उसको जिस तरह से ट्विस्ट हुआ कि मतलब मेरे अच्छे दोस्त भी ऐसे कह रहे हैं कि अब तो सेलिब्रिटी बन गए। उसका आपको भी पता है सेलिब्रिटी कुछ नहीं होता, 2 दिन की लाइमलाइट होती है वो। और सेलिब्रिटी, आई डोंट नो व्हाट सेलिब्रिटी इज। मतलब सेलिब्रिटी होने का मतलब ये है कि आपके पास 100 फ़ोन आएंगे दिन में, तो वो कोई सुख वाली बात तो है नहीं। एज एन आई डोंट थिंक इट्स एन अचीवमेंट भी नहीं है वो कोई सेलिब्रिटी होना। मैं अनुराधा की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, किसी पर्पज़ को सोच के ऐसा बनाया गया या ऐसा किया गया था, क्योंकि उस वक्त में भी हम किसी रूप से थोड़े बहुत टच में थे और उस वक्त में भी इसका इंटरेस्ट नहीं था अपना फ़ोन ऑन करने का, खासकर नेशनल मीडिया के लिए। और इट वाज एडवाइज बाय हर वेल विशर कि इसको ऑन कर लो, ताकि ऐसे मौके पे जो आदमी बीच की बात और सही बात कह सके, ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है। तुम्हारे जैसे युवा चेहरे की ज़रूरत है जो सही बात कह सके, और शायद तभी इन्होंने ये बात अपनी कही थी और बहुत ठीक कही थी। तो ये एक सही समय पे सही रोल जिस भी कारण से निभाया गया, आपने अच्छा निभाया था। थैंक यू। हाँ, आपका एक और किरदार उभर के आया था उन्हीं दिनों, आज से 2-3 साल पुरानी बात है, कि आप लेखिका भी बन गई। आपकी एक किताब आई है ना, वो जो आज़ादी पे आई, उसके नाम के पीछे, उसके लेखन के पीछे ये कहाँ से सोच डेवलप हुई? आप तो खिलाड़ी थी, आप अचानक लेखिका भी बन गई। हाँ, वो बहुत ही कोइंसिडेंटल था। तो मैं घूम तो रही थी, दुनिया घूम रही थी, और फेसबुक हैपेंड एंड आई वाज राइटिंग अबाउट माय ट्रैवल्स, और अकेली घूम रही थी। तो वो बहुत ही कोइंसिडेंटल था, मेरा लिखने का कोई इरादा नहीं था। बस मैं अपना छोटा छोटा डॉक्यूमेंट कर रही थी उसको, कि मैं बस यही चाहती थी कि मैं मेरी मौसी बुआ काकी पढ़ें कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फेसबुक पे डालना, डॉक्यूमेंट करना, कि मैं जैसे अपनी बहन को बताना कि भी मैं इस देश में हूँ, इससे मिली, ये खाया, यहाँ का पहनावा ऐसा है, यहाँ की रीति रिवाज ऐसे हैं, बस वही उतना ही वो उसका वो था। बट देन as Facebook connects people, one of the editors, like commissioning editor of Rajkamal, he read my post, Satyanand Nirupam, and he said, are you interested in writing a book, because you're writing good stuff. So I said, well, I have never written a book and I don't think of myself as a writer, but आपको लगता है तो why not? And he just helped me shape the book, and the book just happened. अभी मुझसे लोग पूछते हैं दूसरी किताब कब आएगी, because पहली was a coincidence, दूसरी भी coincidence ही होगी. So now when people are asking me when is the next book coming, I don't know, because I did not plan the first book. I can't plan the second book. It will happen if it will happen, but I'm not a writer. I still don't believe myself as a writer, but
किताब लोगों को पसंद आई, अभी वो पंजाबी में भी आ रही है, इट्स बीन ट्रांसलेटेड, और वो अच्छा उसका रिस्पांस था, तो लोग मुझे सोचने लगे कि शायद मैं लेखिका हूँ, बट मैं लेखिका हूँ नहीं, मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं लिख सकती, मतलब मेरे को कोई एक पेज नहीं लिख सकती मैं। कुछ ऐसा जो आप हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा की बेटियों को विशेष रूप से कहना चाहती हैं? बहुत बहुत प्यार मेरी सारी बेटियों को, बहनों को। आप में जो लगन है या जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो आप मन लगा के करें, और जिज्ञासु रहें, मतलब सीखने के लिए, कोई नई चीज़ जानने के लिए सवाल पूछें, आसपास प्रश्न करें कि आपको कुछ बात कह दी जाती है उसको आंख मूंद के मानने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर सवाल करें, अपनी जिज्ञासा रखें, और जिस चीज़ में आपकी लगन है उसमें मेहनत करें। और ये मैं बात बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि एक प्रण लें कि अपने पैरों पे खड़े हुए बिना ब्याह नहीं करूँगी। जैसे होता है ना कि नौकरी ला ले, ब्याह नहीं होगा, लड़के को कहा जाता है कि जो काम नहीं करा, नौकरी नहीं मिली तो काम, नहीं तो बहू नहीं आओगी। ऐसे ही लड़कियां भी कि भाई कुछ काम नहीं किया, कुछ नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। वुमन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी सलाह है जो इन्होंने अभी भी दी है कि आप अपनी बेटियों को, और जो बेटियां खुद हैं वो अपने आप को इस लायक बनाएं कि वो अपने कदमों पे खड़े हों। अगर जब आप अपने कदमों पे खड़े हैं तो उसके बाद आपको किसी भी ढंग से कोई मजबूर तो नहीं कर सकता, आपकी मजबूर करके आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, और उसके बाद आप अपनी शर्तों पर एक सहमति की ज़िंदगी जिएंगे, आप मजबूरी की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। ये बहुत अच्छा संदेश है। जो आज़ादी कमाई जाती है, जैसे आज़ादी मेरा ब्रांड है, कोई आपको आज़ादी देगा नहीं, वो दी हुई आज़ादी तो गुलामी है, क्योंकि वो ली भी जा सकती है। तो आज़ादी कमानी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप आज़ाद हैं तो आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल भी आपको होना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई मेरे को फ्रीडम दी नहीं किसी ने, वो तो आपको लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, जीनी पड़ेगी, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। उस फ्रीडम का भी कंस्ट्रक्टिव जो मीनिंग है वो समझते हुए उसका सही में एक सदुपयोग किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रीडम का एक मिस इंटरप्रिटेशन भी निकाल लेते हैं, लेटर दे रियलाइज कि ना, या तो फ्रीडम नहीं कुछ और थी, और इन्हीं बातों का फिर समाज में और बाकी पेरेंट्स पे एक मैसेज भी जाता है, भाई फ्रीडम, आज़ादी जो थी वो आज़ादी का तो मिसयूज हो गया। तो इन सब बातों को समझते हुए आज, क्योंकि समय कम है, टेलीविज़न की मजबूरी है कि यहाँ एक समय अवधि में ही हमें बात करनी होती है, नहीं तो अनुराधा के साथ तो हम कई एपिसोड ऐसी बात कर सकते हैं। फिर से आपका किसी दिन समय लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने दुनिया देखी और आप देख रही हैं, आप जुड़ी हुई हैं दुनिया से। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बेटियों को नहीं, समाज के हर अलग अलग तबके को आप कोई ना कोई अपने विचार और अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो आज आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की बातचीत अनुराधा जी के साथ। फिर मिलेंगे हरियाणा की एक और हस्ती के साथ, तब तक नमस्कार। हमारी माटी हमारे लोग, हमारी माटी हमारे